तो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। भैया गर्मी तो बड़ी ज़ोर शोर से आ गई है। तो बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। अब आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है, क्या हाल है, बताइएगा। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूपी टेट ईवीएस का, तो इसमें से आज का जो हमारा लेवल 1 का प्रैक्टिस सेट है, ये क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो ये जो इसमें जो जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं सारे हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये 4th नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? प्रश्न हमारा है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन मफलर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो जो ग्रीन मफलर है इसमें क्या किया जाता है, ये जो इसमें क्या होता है कि जो हमारे राजमार्ग या सड़कें होती हैं जहाँ पर गाड़ियों के काफ़ी आना जाना होता है, मतलब कि जहाँ पर शोरगुल ज़्यादा हो, जैसे कि हॉर्न वगैरह से ज़्यादा ध्वनि निकल रही हो, तो क्या करते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 से 4 पंक्ति में पौधों को लगाया जाता है, जिससे जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं वाहनों से या औद्योगिक क्षेत्र से, जो मशीनों के चलने से होती हैं, तो उन ध्वनि को ये क्या करती है, ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो थोड़ी बहुत बचती है वही बाहर निकलती है। तो जो ग्रीन मफलर है, इससे क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं, कम करने का एक ये प्राकृतिक उपाय हम इसको बोल सकते हैं। क्या है? एक प्राकृतिक अवरोधक है। अब प्राकृतिक कैसे है? तो भैया पेड़ पौधे से आप क्या कर रहे हैं, ध्वनि को अगर आप रोक रहे हैं तो वो प्राकृतिक ही तो है, एक तरफ से हम इसको कह सकते हैं। तो जो ग्रीन मफलर है इसका संबंध किससे है? ए ऑप्शन है, आपको सभी को पता चल गया होगा क्योंकि मैंने अभी ध्वनि के बारे में आपको बताया कि ग्रीन मफलर क्या है, ये काम क्या करता है। तो ये जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख गुहा किस अंग प्रणाली का घटक है? मुख गुहा किस अंग प्रणाली का घटक है? तो मुख गुहा में सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत अच्छे से नहीं बनेगा भैया, मजाक मत बनाइएगा कोई, ठीक है। ये आपकी आँख हो गई, ये आपकी, ये एक नासा मार्ग हो गया, मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं, और इतना आपका ये क्या हो गया, मुख हो गया। तो इतने को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। यहाँ से फिर आहार नाल जो होता है वो जुड़ा होता है। तो मुख गुहा किसका घटक है ये पूछा गया है आपका। पहला ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन है पाचन तंत्र, बी ऑप्शन है श्वसन प्रणाली, डी ऑप्शन है संचार प्रणाली, और सी ऑप्शन है संचार प्रणाली, और डी ऑप्शन है प्रजनन प्रणाली। तो जो मुख गुहा है इसमें हम अगर बात करें तो श्वसन प्रणाली की बात करते हैं। तो श्वसन प्रणाली, जब आप नाक से सांस लेते हो तो डायरेक्ट ये आपके कहाँ पर, गले में आ जाता है, ठीक है, सांस। तो यहाँ मुख में तो गया नहीं भाई, तो इसका ये घटक नहीं है। संचार प्रणाली जो है इसका भी कोई यहाँ पर वो नहीं है। प्रजनन प्रणाली, तो प्रजनन प्रणाली भी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखते, मतलब उसका घटक नहीं है। लेकिन जो हमारा पाचन तंत्र है, आपने पढ़ा होगा कि पाचन तंत्र हमारी मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, मतलब भोजन का पचना जो है, ये जब हम लोग मुंह में जब क्या करते हैं, भोजन को जब हम लोग निगलते हैं तो वहीं से, मतलब हमारे मुख से ही भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। तो मुख गुहा जो है ये पाचन तंत्र का क्या है, एक घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में जड़ रोम यहाँ पर होना चाहिए था कि मौलिक भूमिका, मतलब कि यहाँ पर जड़ की क्या भूमिका है ये आपसे कहा गया है, ठीक है। जड़ की क्या भूमिका है ये आपका कहा गया है। तो जड़ का क्या काम है, या जड़ क्या करता है, मतलब कि जैसे कि जो पौधे होते हैं इनमें जड़ का क्या काम होता है। पहला है ए ऑप्शन है कि मिट्टी के रोगाणुओं से जड़ की रक्षा। नहीं भाई, बी ऑप्शन है मिट्टी के मोटे कणों द्वारा, यहाँ कणों होना चाहिए था, मिट्टी के जो मोटे कण हैं उसके द्वारा इवा मतलब कि जो नई जड़ निकल रही है उसको नुकसान से बचाना, ठीक है। सी है मिट्टी से पानी और खनिज लवण शोषित करना। डी है पौधों के दृढ़ निर्धारण के लिए मिट्टी के कोनों को जड़ से बांधना, ठीक है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक काम तो इसका ये भी है कि जो पौधों को मतलब दृढ़ निर्धारण मतलब उसको दृढ़तापूर्वक खड़ा रहे, इसके लिए मिट्टी को जड़ों से बांधना ये भी है, लेकिन इसमें जो सबसे सटीक है वो सी वाला है, मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना, ये ज़्यादा सटीक आंसर यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखा है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की, ये ग्लोब है हमारा और ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री पर होता है और ये 23.5 डिग्री, ये सही से लिख नहीं जा रहा लेकिन कोशिश कर रहे हैं भाई, 23.5 डिग्री नॉर्थ ये कर्क हो गई और 23.5 डिग्री साउथ ये आपकी मकर हो गई। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि सबसे लंबी समांतर अक्षांश। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए जो हमारी भूमध्य रेखा है वो क्या कर रही है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, लेकिन जो हमारी ये जो कर्क मकर और आर्कटिक अंटार्कटिक ये सारे जो हैं ये क्या हैं कि ये क्या है, यहाँ छोटे हो गए, ये 0 पर है, सबसे बड़ी तो यही है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो अक्षांश की जो सबसे लंबी समांतर रेखा है वो कौन सी है, भूमध्य रेखा है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो जो भी हमारी रेखाएं होंगी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, तो सबसे लंबी कौन सी है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर है। ए ऑप्शन है कौशिक उज्जस्को, बी ऑप्शन है माउंट विंसन, सी ऑप्शन है अल्बर्ट माउंट अल्बर्ट या अल्बर्ट, डी ऑप्शन है एकांका गोवा। तो अंटार्कटिका का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट विंसन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो माउंट अल्बर्ट है ये किसकी सर्वोच्च चोटी है या ऊंची चोटी है, तो रॉकी पर्वत जो हमारा है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है और एंडीज पर्वत की जो सबसे चोटी वो एकांका गुहा है। तो जो चीज़ें बताई जा रही है एक्स्ट्रा उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कटक के कारण होता है। ये 1 मिनट, कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो होने वाले रोग हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से रोग जो होते हैं वो कवक के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, इन सब से होने वाले रोग को देखेंगे हम। और आप लोग स्क्रीनशॉट या कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, हमेशा बनता है, चाहे वो कवक से पूछ सकता है, प्रोटोजोआ से पूछ सकता है, वायरस से पूछ सकता है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है और हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग अगर चाहें तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो जो है दाद, डेंगू, पोलियो और चेचक। तो पोलियो जो है ये तो वायरस से होता है, चेचक भी वायरस से होता है, डेंगू भी वायरस से होता है, लेकिन जो दाद है ये हमारा कवक के द्वारा होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग की। तो बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग हैं इसके लिए ट्रिक है, आप सभी को पता होगा, अगर पहले आप पढ़ चुके हैं इसको तो पता होगा। इसके लिए ट्रिक है पंडित का टीका। पंडित का टीका न्यू है टीबी। क्या है, पंडित का टीका न्यू है टीबी। ठीक है, पंडित जी ने कैसा टीका लगाया, नया टीका लगाया हुआ है और टीबी में हमने देखा उसको कि जो टीबी वाले पंडित हैं उनका टीका कैसा है, नया है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्लेग, पा से हो गया हमारा प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, ता से हो गया टाइफाइड और फिर का से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टिटनेस, कू से हो गया कुष्ठ रोग और न्यू से हो गया न्यूमोनिया, है से हो गया हैजा और
टीबी, टीबी हमारा जो कि ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस, ये हो गया हमारा क्षय रोग, जिसको हम बोलते हैं टीबी भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं और इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बैक्टीरिया से होने वाले रोग। कौन कौन से हैं? ट्रिक हमारी क्या है? पंडित का टीका न्यू है टीबी। टीका कैसा? जो टीबी वाले पंडित हैं उनका टीका कैसा है? नया है, मतलब न्यू है। तो पा से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, ता से हो गया टाइफाइड, का से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टिटनेस, का से हो गया कुष्ठ रोग, न्यू से हो गया न्यूमोनिया, और है से हो गया हैजा, टीबी से ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। अब हम अगले की बात कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कवक से होने वाले रोग की। तो जो कवक, जिसे हम फंगस बोलते हैं, तो कवक से होने वाले जो रोग हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक है हमारा। वो ट्रिक क्या है? गंजा दमाद खाए फ्रूट। मतलब कि एक जनाब अपने ससुराल गए, ठीक है, ससुराल गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि क्या खा रहे थे, उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए गए। भैया दामाद जब आता है, दामाद जब अपने ससुराल जाते हैं तो उनकी खातिरदारी अच्छी खासी होती है, मतलब बढ़िया से, भाई अरे हमारे दामाद आए हुए हैं। तो क्या हुआ कि गए तो वो फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे। ठीक है, तो गांव से एक लेडीज आई, बोली भैया तुम्हारे घर कौन आया है? अरे हाँ, बोले कि ये जो गंजा आदमी है ये कौन आया है, गंजा है, फ्रूट वगैरह खा रहा है। तो उनकी सासू मैया बोली, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या बोली? मेरा जो दामाद है वो गंजा और फ्रूट खा रहा है, मतलब ड्राई फ्रूट्स मैं खिला रही हूँ, तुम भी खिलाती हो अपने दामाद को? अरे बोली हाँ हम तो खिलाते हैं, तुम ही ना खिलाओ। तो फिर क्या हो गया कि दामाद जी कैसे हैं? गंजे हैं और खा क्या रहे हैं भैया? फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट खा लें शायद बाल निकल आए। तो ये हो गया हमारा कवक जनित रोग, गंजा दामाद खाए फ्रूट। मैंने मस्ती में कहा, मतलब हंसने के लिए कहा, नहीं तो आप लोग कुछ और ही कहने लगे। भैया कमेंट में आप कुछ भी लिख देते हैं, आप लोग, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो दामाद जी कैसे हैं? गंजे हैं, खा क्या रहे हैं? फ्रूट खा रहे हैं। कौन से फ्रूट हैं? कवक लगे हुए हैं, मतलब फंगस लगे फ्रूट खा रहे हैं। फ्रूट कैसा है? फंगस लगा हुआ फ्रूट है। सासू मैया इतनी उनको इतना प्यार दिखाई कि जिसमें फंगस लगा था वही फ्रूट दे दी उनको, लो खा लो। फंगस वाले फ्रूट खाओगे तो आपके गंजे बालों पर जो गंजापन है वो खत्म हो जाएगा, बाल आ जाएंगे। ठीक है, तो दामाद जी कैसे फ्रूट खा रहे? फंगस वाले खा रहे। अब फंगस मैंने क्यों जोड़ा यहाँ पर? तो फंगस मैंने इसलिए यहाँ पर जोड़ा है जिससे आपको पता रहेगा कि ये जो ट्रिक है वो फंगस का है। नहीं, कभी कभी तो ट्रिक तो याद रह जाती है कि हाँ भैया ये ट्रिक है, लेकिन ये किस 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 रोग का ट्रिक है यही नहीं पता होता हमें, कि किससे होने वाले रोग का ये ट्रिक है। तो इसलिए मैंने फंगस यहाँ पर जोड़ दिया। फ्रूट कैसा था? फंगस वाला था। और दामाद जी कैसे थे? वो गंजे थे। ठीक है, गंजा से हो गया गंजापन, दाद से हो गया मतलब दामाद जिसको हम बोलते हैं, तो हो जाएगा दाद से हो गया दाद। यहाँ पर दाद लिखा है, इतनी देर से हम दामाद पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ दामाद ही होगा। सुनिए, दामाद जी कैसे हैं भाई? गंजे हैं, फ्रूट कैसे खा रहे हैं? फंगस वाले फ्रूट खा रहे हैं। तो दाद से हो गया दाद, जिसे रिंगवर्म बोलते हैं। खाद से खाए से हो गया खास खुजली, मतलब खुजली वगैरह। और फ्रूट से हो गया एथलीट फुट, मतलब जिसे हम हाथी पाँव भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे। और दा से हो गया दमा। ठीक है, क्या हो गया? दमा। तो हमने क्या देखा? फंगस से जो होने वाले रोग हैं कौन कौन से हैं? गंजापन, दाद, खास खुजली और एथलीट फुट, और कौन सा है? एक और है, दमा है। ठीक है, तो ये हमारे कवक से होने वाले रोग हैं। कवक से होने वाले जो रोग हैं इनके लिए पेंसिलिन आती है, शुरुआती दौर में अगर हम यूज़ कर लें तो ज़्यादा सही रहता है, उससे जल्दी सही नहीं होता है। ये अभी अभी आप खुद ही देख लें, अगर कहीं दाद वगैरह हो गया तो सही नहीं होता है वो जल्दी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो रोग कौन सा है? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब इसके लिए भी भैया एक ट्रिक है। प्रोटोजोआ से जो होने वाला रोग है इसके लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए ट्रिक है कि पापा आ, पापा क्या करते हैं? काम पर सोते हैं। अब यहाँ पर दो बार पापा आया हुआ है, जैसे पा और पा। ठीक है, पापा।
तो एक पा से आप क्या याद रखेंगे, पापा में पा आगे वाला जो पा है उससे हो गया प्रोटोजोआ, और जो दूसरा पा है उससे हो गया पायरिया। तो जो पापा हैं वो क्या कर रहे हैं, जब अपने ऑफिस में जाते हैं काम के लिए तो वो काम नहीं करते हैं, सो जाते हैं। पापा कैसे हैं, वो भैया काम के टाइम पर क्या करते हैं, सोते हैं। ठीक है, तो पा से हो गया हमारा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पापा काम पर सोते, ये है ट्रिक। पा से प्रोटोजोआ, फिर पा से पायरिया, का से काला ज्वर, माँ से मलेरिया, और पे से पेचिस, और सोते हैं से हो गया सोने की बीमारी, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। और ये जो बीमारी है एक सीसी नामक फ्लाई, सीसी नामक मक्खी होती है, उसके सीसी फ्लाई नामक एक मक्खी होती है, उसके काटने से ये होता है। ठीक है, कौन सी मक्खी है, सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इसके लिए ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा हमारे कैसे हैं, काम पे सोने वाले हैं, भैया काम चल रहा है। ठीक, ट्रिक। तो जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है पायरिया, काला ज्वर, मलेरिया, पेचिस और स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी। वाहक एक सीसी नामक फ्लाई मक्खी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है। तो पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और O2 का भी निर्माण करते हैं, तो इसमें किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। ए ऑप्शन है जल और NADP। ठीक है, मतलब कि जल का ऑक्सीकरण हो रहा है और NADP का अपचयन हो रहा है। फिर बी ऑप्शन है NADP का ऑक्सीकरण और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, सी ऑप्शन है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण और जल का अपचयन। डी है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण और NADPH2 का अपचयन। तो जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाशीय चरण है इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा LPG के बारे में है। यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन हमारा है कि LPG, LG लिखा हुआ भैया, रुकिए एक मिनट। तो LPG के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो पूछा क्या गया है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या ध्यान रखेंगे, नहीं कहा गया। ए ऑप्शन है यह एक स्वच्छ ईंधन है। हाँ, ये क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है। अगर स्वच्छ ईंधन नहीं होता तो सरकार घर घर क्यों बंटवाती भाई। एक टाइम था ऐसा कि सरकार दे रही थी सबको गैस सिलेंडर। फिर बी ऑप्शन है कि यह उच्च उष्मीय मान का है। ठीक है, उच्च क्या है, इसमें जो उष्मीय मान या हीट एनर्जी है वो कैसी, उच्च है। यह नीली ज्वाला से जलता है। आप सभी ने अपने घर में जलते हुए देखा होगा। हाँ, इसमें नीली ज्वाला होती है। फिर कहा गया है कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो भैया जो मीथेन है ये ग्रीन हाउस प्रभाव वाला एक गैस है भैया। ग्रीन हाउस इससे क्या होता है, प्रभावित होता है, मतलब ग्रीन हाउस में ये जिम्मेदार है ग्रीन हाउस के लिए। ठीक है, तो यही हमारा इसमें पहला कहा गया है कि स्वच्छ ईंधन है। तो अब स्वच्छ है तो ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर स्वच्छ नहीं होगा तो ये क्या है, स्वच्छ है भाई। तो अब इस अगर स्वच्छ है तो उसमें CO सॉरी जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कैसे उत्सर्जित करेगा। तो ये स्वच्छ ईंधन है। अगर स्वच्छ ईंधन नहीं होता सरकार क्यों बंटवाती, क्यों अपने गले पट्टा बांधती भाई, प्रदूषण बढ़ जाए, वैसे ही इतना बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही सही नहीं है और बाकी सारे हमारे सही हैं। अगर LPG का फुल फॉर्म की बात करें हम तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म है। जो LPG है इसमें किन गैसों का मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिश्रण होता है। जब LPG का रिसाव होता है तो हमें एक क्या होती है, एक गंध आती है कि पता, उस गंध से हमें पता चल जाता है कि हाँ गैस का रिसाव हो रहा है या गैस लीक हो रही है। तो वो कौन सी गैस इसमें मिलाई जाती है कि जिससे हमें पता चल जाए कि गैस जो है वो लीक हो रही है। तो उसका नाम है एथिल मर्केप्टन।
एथिल मर्कैप्टन नामक गैस मिलाई जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है, मतलब एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। ठीक है, तो ये एलपीजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आपके एग्जाम में सारे बिंदु पूछे जा चुके हैं, ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसमें भी आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर को, 2 से 3 दिसंबर वाली रात को, तो उसमें कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट उसमें गैस जिम्मेदार थी, मतलब कि हानिकारक गैस थी। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब हुई थी? 2 से 3। कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? तो 2 से 3 दिसंबर वाली रात को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर हम ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन गैस है इसका ओजोन परत है ये क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में 5 जून, तो 5 जून को ही हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें 11 जुलाई की, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन हमने आपको क्लियर कर दिए हैं, आशा करती समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि मीना माता रोग, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ऐसी मछली हो जिसमें कौन सी ऐसी हानिकारक चीज़ है जिसकी मात्रा अधिक होने से हमें मीना माता रोग हो जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपयुक्त सभी। तो जो मीना माता रोग है, जब मछलियों में पारे की अधिकता, पारा कहाँ से आता है? जो फैक्ट्री के जो दूषित जल आते हैं ना उसमें पारा होता है, और मछलियाँ उसको क्या करती हैं जब खा जाती हैं या पानी के ज़रिए उसके अंदर चला जाता है तो उसमें पारे की अधिकता हो जाती है, और जब वही इंसान खा लेता है तो वो बीमार हो जाता है। तो वही है कि जो पारा है, पारे की अधिकता से क्या होता है? मिनी माता रोग हो जाता है। अब हम कैडमियम और आर्सेनिक के बारे में भी जानते हैं। तो जो आर्सेनिक है, मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नीचे मैंने इसको लिख दिया है कि जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक की अधिकता से जब जल में आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तो उससे होने वाला रोग है ब्लैक फुट रोग। ठीक है, पारा की अधिकता से अभी आपने देखा कि मिनी माता रोग होता है, और कैडियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? तो इटाई इटाई रोग हो जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कर चुके हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस और अच्छी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो ऐसे क्वेश्चन में इंक्लूड करें। और हाँ, एक बात और, जब भी आप कमेंट करें तो मर्यादित शब्दों का ही यूज़ करें वहाँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।